हम अध्ययन कर रहे हैं वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी दिसंबर 2020 द्वितीय पाली का प्रीवियस पेपर। इसका अध्ययन हम कई भागों में कर रहे हैं। आज ये इसका चौथा और अंतिम भाग है। इसका 3 भाग पहले ही अपलोड हो चुका है। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सिलेबस, अनेक एग्जाम के बेस्ट बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकास क्रम में भाषाओं को व्यवस्थित करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि सबसे पहले प्राचीन संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर सौरसेनी और उसके बाद पश्चिमी हिंदी। भाषाओं का विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप इस प्रकार है। प्राचीन संस्कृत यानी कि वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत यानी संस्कृत, सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी आता है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली और हरियाणवी। अगला प्रश्न है 77 नंबर, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, यानी कि इसका सही क्रम है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, डॉक्टर रामविलास शर्मा इसके निबंधकार है। उसके बाद ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, धर्मवीर भारती का है। गंधमादन 1972 ईस्वी, कुबेरनाथ राय का, और कला का जोखिम 1981 ईस्वी, निर्मल वर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि यथार्थवाद सबसे पहले 16वीं से 17वीं शताब्दी, उसके बाद उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी का मध्य, फिर उत्तर आधुनिकतावाद आता है 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और उसके बाद विखंडनवाद 1967 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम बी होगा, यानी कि सबसे पहले इत्यालम 1986 ईस्वी, उसके बाद कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 ईस्वी, और सबसे बाद में नदी की बांक पर छाया 1981 ईस्वी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी, यानी कि सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, खंजर नयन 1981 ईस्वी, और पीढ़ियां 1990। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम ए होगा। बकरी 1974 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी, शंकर शेष का, और देहांतर 1987 ईस्वी, आचार्य नंद किशोर का। भूख आग है 1998 ईस्वी, कृष्ण बलदेव वैद्य का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम होगा डी, यानी कि सबसे पहले त्रिशंकु 1945 ईस्वी, अज्ञे का है। रेती के फूल 1954 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर की। शीरीष की याद आई 1995 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र का, और आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी, निर्मल वर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए, यानी कि सबसे पहले अपने अपने पिंजरे 1995 दो भाग में है। ये मोहनदास नैरामिष का है। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। मुर्दैया 2010 ईस्वी, तुलसीराम का, और सिकंजी का दर्द 2011 ईस्वी, सुशीला डाक भैरव का। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो डी, यानी कि रांगे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 ईस्वी, उसके बाद मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी, शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973 ईस्वी, और रामविलास शर्मा का भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए।
तो इसका सही अनुक्रम होगा डी, यानी कि सबसे पहले बिहारी 1595 ईस्वी, उसके बाद मतीराम 1617 ईस्वी, फिर जसवंत सिंह 1626 ईस्वी और देव 1673 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो कथन दिए हैं, एक को स्थापना ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। स्थापना ए है, संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तर्क आर, भारत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी है, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। स्थापना ए, संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है तथा तर्क आर, भारत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। उपयुक्त कथन ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, इसमें भी एक तर्क और एक स्थापना दिया गया है। तो स्थापना जो है, प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्क दिया है क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। दोनों गलत है कथन। अगला प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। कथन 1 है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन 2, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैत से प्रभावित रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, यानी कि कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 असत्य है, गलत है। कथन 1, समर्पण सगुण भक्ति का मूल्य है तथा कथन 2, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैत से प्रभावित रहा। उपयुक्त कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है कथन सत्य है, लेकिन भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित नहीं रहा, बल्कि भक्ति आंदोलन और कई वादों से प्रभावित रहा, जैसे इस्लाम का एकेश्वरवाद, शंकराचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद तथा बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित रहा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक स्थापना और एक तर्क है। तो स्थापना है, शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। तर्क आर है, इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन है, फिर कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। कथन 2 है, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 असत्य, गलत है। कथन 1 जो है, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। कथन 2, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से प्रभावित है। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि दलित साहित्य से तात्पर्य दलित जीवन और उसकी समस्याओं को केंद्र में रखकर लेखन से है। दलितों को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। संत साहित्य का प्रसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक अनूठी घटना थी, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अचानक संस्कृति प्रभुत्व को जो सैकड़ों साल से चला आ रहा था, खत्म होता दिखाई दिया। जनता की संस्कृति, जिसे पुरोहितों ने अब तक दबाया था, पुष्पित और पल्लवित होने लगी। जो लोग खुलकर पुरोहित के खिलाफ एक शब्द न कह सकते थे, अब खुलेआम उन्हें चुनौती देने लगे। इसका कारण क्या था? क्या सामंती व्यवस्था के कमजोर हुए बिना यह संभव था? 16वीं सदी के लगभग शेरशाह और अकबर के शासन काल में उत्तर भारत की सामंती व्यवस्था कमजोर हुई। नहरें खुदने और सड़कें बनने में, यातायात में उन्नति हुई। एक तरह की मुद्रा के चलन से व्यापार में सुविधा हुई। राज और कास्तर में सीधा संबंध स्थापित होने से जनपदों का अलगाव कम हुआ। बारूद के इस्तेमाल से केंद्रीय राज्य सत्ता
जागीरदारी की स्वच्छंदता कम करके उन्हें आपने मातहत कर सकी। यूरोप में भारत का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। उत्तर भारत में शहरों की संख्या ही नहीं बढ़ी, उनकी जनसंख्या और उनका व्यवसाय महत्व भी बढ़ा। जगह जगह अपने अधिकारों के लिए जनता ने संघर्ष किए और इस तरह भी उसकी एकता बढ़ी। इन परिस्थितियों में सामंती ढांचा जर्जर हुआ। उस ढांचे के भी व्यापारियों द्वारा पैदा किए पूंजीवादी संबंध जन्म लेने लगे। पुराने जनपदों का अलगाव काफी दूर हुआ और वे मिलकर एक जाति नेशन के रूप में संगठित होने लगे। भक्ति आंदोलन इस जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था से लेखक का आशय है। ऑप्शन है ए, भक्ति आंदोलन ने भारत के सर्वांगीण विकास को बाधित किया। बी, भक्ति आंदोलन ने सामंती व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। सी, भक्ति आंदोलन ने भारत की गरीब जनता को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। और डी, भक्ति आंदोलन ने यूरोप से भारत का व्यापार बढ़ाने में मदद की। तो इसका सही आंसर होगा बी, भक्ति आंदोलन ने सामंती व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। अगला प्रश्न है, जाति यानी कि नेशन के संगठन में बाधक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ए, नहरें खोदना और सड़कें बनाना। बी, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होना। सी, पूंजीवादी संबंधों का जन्म लेना। और डी, केंद्रीय राज सत्ता द्वारा जागीरों की स्वच्छंदता को प्रश्रय देना। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि केंद्रीय सत्ता द्वारा जागीरों की स्वच्छंदता को प्रश्रय देना। अगला प्रश्न है, संस्कृति प्रभुत्व से लेखक का संकेत किस संस्कृति के प्रभुत्व से है? ऑप्शन है ए, लोक संस्कृति का प्रभुत्व। बी, पूंजीवादी संस्कृति का प्रभुत्व। सी, श्रम संस्कृति का प्रभुत्व। और डी, पुरोहितों की संस्कृति का प्रभुत्व। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि पुरोहितों की संस्कृति का प्रभुत्व। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार किस अर्थ में अनूठा था? ऑप्शन है ए, संतों ने पूरे देश में भक्ति का प्रसार किया। बी, संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की। सी, संतों ने सामंती व्यवस्था को कमजोर किया। और डी, संतों ने सगुण की जगह निर्गुण को महत्व दिया। तो इसका सही आंसर होगा बी, संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की। अगला प्रश्न है, शेरशाह और अकबर के शासनकाल के कौन से गुण ने भक्ति आंदोलन को फैलने में मदद पहुंचाई? ऑप्शन है ए, उनके द्वारा बारूद का व्यापक तौर पर इस्तेमाल। उनका विस्तृत उदारवादी और अस्थायी साम्राज्य। सी, हिंदुओं के प्रति उनकी उदारवादी नीति। और डी, उनके द्वारा देश विदेश में व्यापार को प्रश्रय देना। तो इसका सही आंसर होगा बी, उनका विस्तृत उदारवाद और अस्थायी साम्राज्य। अगला प्रश्न है, फिर परिच्छेद को पढ़कर आगे के प्रश्नों का उत्तर देना है। साहित्य का संबंध व्यक्ति और राष्ट्रीय जीवन से है। जगत की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना वह रह ही नहीं सकता, इसलिए कि वह स्वयं जगत का ही एक अंग है। जीवन में जो क्रियाएं हो रही हैं, साहित्यकार में उनकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक और अनिवार्य है। समाज का प्रभाव साहित्यकार पर न पड़े यह असंभव है। हाँ, साहित्यकार पलायन अवश्य कर सकता है, आंख बंद कर सकता है, जैसा कि दरबारी कवियों ने किया। आज की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। पात्रों और परिस्थिति का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि इनका ख्याल रखे बिना रस का उद्रेक नहीं हो सकता। कोरा शब्दाडंबर टिकाऊ नहीं। साहित्यकार तो सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक सहृदय संवेदनशील प्राणी है कि अपने देश और काल की ठीक ठीक परिस्थिति का निर्भीक चित्रण करे। यदि देश दुखी है और भूख, गुलामी और शोषण का शिकार है और साहित्यकार इन सब क्लेशों की उपेक्षा करके मौज का राग अलापता है, तो वह राष्ट्रीय जीवन से कोसों दूर है। वह राष्ट्र के प्रति, साहित्य के प्रति विश्वासघात करता है। उसे साहित्यकार कहलाने का अधिकार नहीं है। साहित्यकार फोटोग्राफर मात्र नहीं है। यह उचित है कि साहित्यकार समाज का दोष जाने, परंतु केवल उसी के यथार्थ चित्रण से साहित्यकार का कर्तव्य पूरा नहीं हो पाता। पर साहित्यकार प्रचारक नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी रचना की सामाजिक उपादेयता नहीं होती। हमारे प्राचीन संस्कृत के साहित्याचार्यों ने साहित्य को उपादेयता की आधारभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। अशिव की क्षति साहित्य का बड़ा पुनीत अनुष्ठान है। कोई साहित्यकार राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्य का सृजन कर रहा है। इस बात की अकेली पहचान यह है कि साहित्यकार सत्य तथा राष्ट्रीयता को अपनी श्रद्धानुसार जिस रूप में ग्रहण करे, उसी रूप में निर्भयतापूर्ण व्यक्त करे, भागे नहीं। प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, साहित्यकार प्रचारक नहीं है। बी, साहित्यकार रचना की सामाजिक उपादेयता नहीं है। सी, साहित्यकार फोटोग्राफर के समकक्ष है। और डी, कोरा शब्दाडंबर भी टिकाऊ है। तो इसका सही आंसर है ए, साहित्यकार प्रचारक नहीं है।
अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, रचना की सामाजिक उपादेयता होती है। बी, साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है। सी, साहित्य का संबंध राष्ट्रीय जीवन से है। और डी, दरबारी कवियों ने पलायन किया। तो इसका सही आंसर है बी, साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है। अगला है, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्य सर्जक की पहचान क्या है? ऑप्शन ए, पात्रों और परिस्थितियों के प्रति निरपेक्षता। बी, साहित्यकार की संवेदनशीलता। सी, सत्य का ग्रहण और निर्भयतापूर्ण अभिव्यक्ति। और डी, सामाजिक पीड़ा की उपेक्षा। तो इसका सही आंसर है सी, सत्य का ग्रहण और निर्भयतापूर्ण अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य का पुनीत अनुष्ठान क्या है? ऑप्शन ए, रसानुभूति की अपेक्षा। बी, यथार्थ की उपेक्षा। सी, मौज का राग अलापना। और डी, अशिव की क्षति। तो इसका सही आंसर है डी, अशिव की क्षति। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेदों के आधार पर साहित्यकार के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है? ऑप्शन है ए, साहित्य के प्रति विश्वासघात के लिए। बी, सत्ताडंबर के लिए। सी, रस के उद्रेक के लिए। और डी, प्रचार के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, रस के उद्रेक के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।